हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका पार्ट 1 कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू डिस्कस किया और साथ में एक फेमस पेंटिंग का डिस्कशन किया जिसको फेडरिक सोरियो ने बनाया था। और इस तरीके से आज इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग का आज का टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से एक नेशन स्टेट बनने की तरफ कैसे फ्रांस आगे बढ़ा। नेशन स्टेट का मतलब कि अब तक जो कुछ भी था वो राजतंत्र था, इसका मतलब मोनार्कियल सिस्टम था, और अब एक देश के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होने वाला था, राष्ट्र के रूप में। तो यहाँ पर नेशन का मतलब वही राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस में ये जो दिखा कि अब एक देश का शासन होना चाहिए, एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग राजा और मोनार्कियल सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक पहला एक्सप्रेशन था पूरे वर्ल्ड के लिए और फ्रांस के लिए खुद भी, जो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ा। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस में 1789 तक एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब अब तक जो कुछ भी सिस्टम वर्क कर रहा था वो वहाँ के किंग लुई 16 के अंडर में कंट्रोल हो रहा था। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कंप्लीट राजा का शासन। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद धीरे धीरे पॉलिटिकल चीज़ें बदल गई। अब मोनार्की लेजिस्लेचर के कंट्रोल में आ गया। मोनार्की इट मीन्स किंग लुई 16 और उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब कुछ अब टेस्टिफाई हो रहे थे। उनके पास ऑल्दो वीटो पावर था लेकिन फिर भी सब कुछ अब लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा था। तो वही बात यहाँ समझाया गया है कि सॉवरेनिटी जो कुछ भी था अब फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गया। अब सारा इंटरनल डिसीजन, एक्सटर्नल डिसीजन अब फ्रेंच सिटीजन्स ले रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि वही अब इलेक्टेड मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट कर रहे थे और वही लोग लेजिस्लेचर में जा रहे थे और वही लोग मेन डिसीजन मेकर होते थे फ्रांस के। मोनार्की का अब पावर कम हो गया था। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट द पीपल कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। रेवोल्यूशन के बाद लोगों का ताकत बढ़ गया, मोनार्की का ताकत घट गया और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में बहुत तेज़ी से फैला। The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. French revolutionaries ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखने लगा। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब कि वो सब अब एक जैसा अपने आप को महसूस करने लगे। सभी को लगा कि हम सब सिटीजन्स भले देखने में अलग अलग हों या उनके जो भी लैंग्वेज हैं या फिर विचार हैं वो सब कुछ अलग हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जैसा उनका आइडेंटिटी दिखने लगा, क्रिएट होने लगा, क्योंकि सब मोनार्की का विरोध कर रहे थे। और जहाँ सब एक साथ मोनार्की का विरोध कर रहे थे वहाँ पर सब एक जैसा अपने आप को फील करने लगे। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यानी एक जैसा समानता, एक समानता दिखने लगा सब में। द आइडिया ऑफ द फादरलैंड एंड द सिटीजन emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब यहाँ पर बताया गया कि फादरलैंड का भी एक कॉन्सेप्ट था। जैसे हमारे इंडिया में मातृभूमि, मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, उस वक्त फ्रांस में द फादरलैंड का कॉन्सेप्ट था और द सिटीजन का कॉन्सेप्ट था। तो ये दो कॉन्सेप्ट के वजह से क्या हुआ कि लोग अपने इक्वल राइट्स के लिए फाइट किए और अब उनको इस फाइट में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी हेल्प कर रहा था। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब पहले से जो भी राजा का ध्वज था यानी उसका फ्लैग
उस ध्वज की जगह पर अब फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग अनफोल्ड होने लगा और इस तरीके से ये फ्लैग का बदलना भी दिखाता है कि फ्रांस में अब मोनार्की खत्म हो गया था और वहां पर अब लोगों का शासन स्टार्ट हो गया था, फ्रेंच का सिटीजन्स का शासन स्टार्ट हो गया था। द स्टेट जनरल वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यहाँ पर स्टेट जनरल में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता था, इसमें लोग वोट करते थे। कौन लोग? इट वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। इसमें एक्टिव सिटीजन्स वोट डालते थे। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास के हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, उसमें यह था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो उस वक्त जो भी सिटीजन्स थे वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो टैक्सेस के रूप में कुछ पेमेंट कर रहे थे कुछ दिनों का, उनको एक्टिव सिटीजन्स था, उनको वोट देने का अधिकार था। उसमें भी सिर्फ मेल मेंबर को था, फीमेल को नहीं था। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि एक्टिव सिटीजन्स जो थे वोट डाल सकते थे और वो स्टेट जनरल के लोगों को चुन रहे थे। और इस तरीके से अब जो है वो नेशनल असेंबली कहलाने लगा। New hymns were composed, oath taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation. सब कुछ अब नेशन के नाम पे यानी फ्रांस एक देश के नाम पर होने लगा। नए नए हाइम्स बनाए गए, ओथ लिया जाना स्टार्ट हुआ यानी शपथ, मार्टायर्स कमोमरेटेड यानी जो लोग भी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दिया जाना स्टार्ट किया गया। और इस तरीके से ये सब कुछ नेशन के नाम पे फ्रांस में स्टार्ट हो गया। तो इससे भी समझ में आता है कि नेशन के कॉन्सेप्ट पे फ्रांस बहुत तेज़ी से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे राजा का शासन यानी मोनार्कियल सिस्टम खत्म होने लगा, उसके फ्लैग्स खत्म हुए, उसके जो कुछ भी इंस्टीट्यूशनल सिंबल्स थे वो सब कुछ धीरे धीरे फ्रांस से हटने लगे। तो जब ये चीज़ फ्रांस से होने लगा तो फ्रांस उस वक्त यूरोप में काफ़ी पॉपुलर देश था, तो इसका मैसेज पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा। आसपास खासकर फ्रांस के आसपास के देश, तो आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे यूरोप में कि फ्रांस के आसपास में बेल्जियम है, हॉलैंड है, हॉलैंड का आज का नया नाम नीदरलैंड है, वैसे ही जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, थोड़ा और नीचे साइड में साउथ में आए तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है। तो इन सभी देशों में, आसपास के सारे देशों में ये मैसेज बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगा। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. पूरे फ्रांस में अब एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, यानी एक ही तरह का कानून, और उस कानून का सीधा मतलब है कि यूनिफॉर्म लॉ होगा, एक ही तरह का कानून होगा और वो पूरे फ्रांस के टेरिटरी के सभी लोगों पर अप्लाई होगा। वो किस लैंग्वेज के हैं, कौन सा उनका कैटेगरी है, क्लास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये यूनिफॉर्म लॉ होगा, एक ही लॉ होगा और ये पूरे फ्रांस के लोगों पर, सिटीजन्स पे सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो ये चीज़ कैसे हुआ? एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया गया और उस पर वर्क किया गया। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। अब फ्रांस में एक नया सिस्टम लाया गया, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे और ड्यूज़ थे यानी आयात निर्यात शुल्क जो कुछ भी था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर लगता था उनके गुड्स पे। तो अब ये सब कुछ हटा दिया गया। पूरा फ्रांस अब एक देश का कॉन्सेप्ट में था और पूरे फ्रांस में कोई एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, अपने गुड्स को लेकर जाएगा, तो उसको बार बार अलग अलग रीजन यानी प्रदेश चेंज करने पे बार बार उनको कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया और एक नया यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट और मेजर का, यानी एक ही तरह का माप तौल का तरीका लाया गया और पूरे फ्रांस में अप्लाई कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब हुआ
कि जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं थी जो फ्रांस के अंदर बोली जाती थी, उन सारी क्षेत्रीय भाषाओं को अब एबॉलिश कर दिया, उनको हटा दिया गया, उसको मना कर दिया गया, उसको डिस्करेज किया गया और सिर्फ फ्रेंच भाषा को ही बोलना और लिखने का परमिशन दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि अब पूरे फ्रांस में जो लोग भी दूसरे भाषा के थे, नॉन फ्रेंच थे, उन सभी को अब फ्रेंच सीखना ज़रूरी हो गया, फ्रेंच लिखना ज़रूरी हो गया। और इससे ये हुआ कि जब सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे और सब लोग एक ही भाषा लिखेंगे, एक ही भाषा समझेंगे, तो सब के बीच में उस एक सिंगल लैंग्वेज की वजह से यूनिटी बढ़ने लगेगा। लोग एक दूसरे से किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और इससे उस कंट्री का सेफगार्ड भी होगा, प्रोटेक्ट भी होगा, कंट्री की यूनिटी भी आगे बढ़ेगी और इस तरीके से कंट्री ताकतवर बनेगा। तो यही बात यहाँ समझाया गया कि जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको डिस्करेज किया गया और सिर्फ फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया गया पूरे देश में, फ्रांस में। The revolutionaries declared that the French nation liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other people to Europe to become nations. Revolutionaries ने ये डिक्लेयर किया कि ये वो लोग हैं जो अब यूरोप को मोनार्कियल सिस्टम से आज़ादी दिलाने का एक संदेश दे रहे हैं। इनिशियली इन लोगों ने ही स्टार्ट किया फ्रांस में और फ्रांस को वहाँ की मोनार्की से फ्रीडम दिलाया, लोगों को इक्वालिटी दिलाया, फ्रेटर्निटी दिलाया। अब ये लोग क्लेम कर रहे थे कि अब हम ही लोग का मैसेज पूरे यूरोप में जाएगा और हम ही लोग की वजह से यूरोप के बाकी लोग भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने रीजन में अपने देश के लिए फाइट करेंगे, नेशन स्टेट बनाने का कोशिश करेंगे और उसमें इनका सहयोग का ज़रूरत होगा तो ये सहयोग भी करेंगे। तो वही बात यहाँ पर समझाया गया कि पूरे यूरोप में डेस्पोटिज्म का मतलब जो कुछ भी जहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम है अब उसको एबॉलिश होना पड़ेगा। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. जैसे जैसे फ्रांस के इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का आइडिया पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, जहाँ जहाँ भी लोग सुने उसमें खासकर एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट जो लोग थे, ये सब लोग अब नए नए जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोअर प्रोफाइल के लोग थे उनको जोड़ना स्टार्ट किए और ये सब मिलकर वहाँ के एब्सोल्यूट मोनार्की से फाइट करना स्टार्ट किए। Their activities and campaigns prepared the wars for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. 1790s के बाद फ्रेंच आर्मी इन सभी जगहों पर गई, खासकर इस हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, उन सभी देशों के उन क्षेत्रों में गई जहां पर फ्रांस का अधिकार हो चुका था। तो उन सभी जगहों पे गई और उन सभी जगहों पे इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के मैसेज को स्प्रेड किया। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ, इसका मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे फ्रेंच आर्मीज जहाँ भी जिन भी क्षेत्र में गई वहाँ पे ये मैसेज स्प्रेड हुआ और इससे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी का मैसेज बढ़ता चला गया। यूरोप के लोग भी अब अपने मोनार्कियल सिस्टम से फाइट करना के लिए तैयार हो गए और उनको भी अब अपने मोनार्की से, एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रीडम चाहिए था, उनको भी अब लिबर्टी चाहिए था। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब यहाँ पर नेपोलियन के बारे में बताया गया कि अब नेपोलियन ने जो नया सिस्टम बनाया, वो जो कुछ भी सिस्टम था वो एक्चुअली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट वाले सिस्टम के लिए, एक देश के कंट्रोलिंग पावर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल था। लेकिन यहाँ यह बताया जा रहा है कि नेपोलियन ने जो कुछ भी स्टार्ट किया वो सब कुछ पहले से ही फ्रांस में स्टार्ट हो चुका था एडमिनिस्ट्रेशन में।
Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. यहाँ ये समझाया गया कि नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार काम किए। नेपोलियन की वजह से कोई डाउट नहीं कि वापस से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया और दोबारा वहाँ पर डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ये फ़ायदा था कि फ्रांस में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय होने के बावजूद नेपोलियन ने बहुत बड़े सुधार काम किए। इससे क्या हुआ कि इससे पूरा का पूरा सिस्टम अब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सेंट्रली कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया और उससे पूरे देश के लोग भी अब यूनिफॉर्म लॉ में काम करना स्टार्ट किए। इससे देश के अंदर एफिशिएंसी और काम करने की क्षमता बढ़ गई। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। 1804 का जो सिविल कोड है, नागरिक संहिता, उसी को हम लोग नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। आइए देखते हैं कि नेपोलियनिक कोड में क्या क्या डिफरेंसेस था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। It did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. इसने जितने भी बर्थ के साथ जो प्रिविलेजेज, विशेष अधिकार मिलते थे, उन सारे बाय बर्थ प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया और उसने पूरे एक कंट्री में इक्वालिटी को बढ़ाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो बाय बर्थ वाले जितने प्रिविलेजेस थे उसका द एंड हो गया और जितने भी इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात है इसको सिक्योर किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रांस का कंट्रोल आसपास के जितने देशों और प्रदेशों तक था, रीजन्स तक था, उन सभी जगहों पे इस नेपोलियनिक कोड को In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. अब इसके वजह से क्या हुआ, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो डच का प्रांत हो या फिर स्विट्ज़रलैंड की बात हो या फिर इटली, जर्मनी की बात हो, जहाँ जहाँ भी अब फ्रांस का, नेपोलियन का कंट्रोल हो चुका था, उन सभी जगहों पे एक यूनिफॉर्म लॉ लाया गया। उसमें क्या खास बात थी, तो इसमें यह बोला गया कि एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किया गया, सिंपल डिवीज़न किया गया। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो कुछ भी जमींदारी सिस्टम था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। जितने भी तरह के पीजेंट्स पे ड्यूज थे, पीजेंट्स का मतलब फार्मर्स पे, वो नए ड्यूज हों चाहे पुराने ड्यूज हों, वो सारे ड्यूज को एबॉलिश कर दिया गया, यानी वो सारे ड्यूज अब किसानों से कोई दोबारा नहीं ले सकता था। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। शहरों में या छोटे बड़े जो भी नगर थे, उन सभी जगहों पे गिल्ड सिस्टम को जो पहले रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का सिंपल मतलब है कि व्यापारियों का समूह हुआ करता था, इन व्यापारियों के समूह को पहले रोक दिया गया था क्योंकि इससे उनका जो मोनोपोली था ये बढ़ रहा था। वो अपने तरीके से, अपने पसंद से रेट डिसाइड करते थे, गुड्स और कमोडिटीज़ को सेल करते थे, इससे लोगों को हाई प्राइसेस पे करना होता था। तो इस वजह से गिल्ड सिस्टम पर रेस्ट्रिक्शन आ गया था। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। गिल्ड का सीधा मतलब है व्यापारियों का, एक ही टाइप के व्यापारियों का समूह, जैसे आभूषण वाले अलग, जैसे फल वाले अलग, फ्रूट्स वाले अलग, वेजिटेबल वाले अलग, ग्रेन्स वाले अलग। तो इस तरीके से एक ही तरह के व्यापारियों के समूह को गिल्ड बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव्ड। यातायात और संचार की सुविधा बढ़ाई गई, लोगों की कनेक्टिविटी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अब फास्ट होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह बनाया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। इस तरह का जो नया सिस्टम पूरे फ्रांस में नेपोलियन के थ्रू जो बनाया जा रहा था, उससे पीजेंट्स, आर्टिसंस और न्यू बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा हो रहा था क्योंकि उनको अब हर एक रीजन में अलग अलग तरह के
कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करने थे, बहुत तरह का फ्रीडम हो रहा था। Businessmen and small scale producer realizes that uniform laws, standardizations and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। इससे जो नए बिजनेसमैन थे या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन थे या प्रोड्यूसर थे, इनको ये चीज़ रियलाइजेशन होने लगा कि जो भी स्टैंडर्ड वेट और मेजर का सिस्टम लाया गया या फिर एक यूनिफॉर्म करेंसी लाया गया, नेशनल करेंसी फ्रांस, या भाषा की बात कर ले फ्रेंच लैंग्वेज, तो इससे उनको ये समझ में आने लगा कि अब उनको एक से दूसरे रीजन में जाने के लिए एक्स्ट्रा में कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करना पड़ेगा और इससे उनका बहुत सारा समय और पैसा भी बचेगा। द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। अलग अलग एरियाज जहाँ भी फ्रांस ने, नेपोलियन ने क्षेत्र जीते थे अपने आसपास के यूरोप के पड़ोसी देशों को, उन सारे क्षेत्रों में जो कुछ भी ये चेंजेज हो रहा था नेपोलियनिक कोड का, उसका मिक्स रिएक्शन था। इनिशियली प्लेसेस लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सा, the French armies were welcome as harbingers of liberty, but very soon it turned into hostility। यहाँ ये समझाया गया कि शुरुआत में जो कुछ भी नेपोलियनिक कोड की वजह से चेंजेज हुए सबको, और खासकर इन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड देश की बात कर लें या शहरों में ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सो की बात कर लें, इन जगहों पे वेलकम किया गया और सभी को ये एक नया मैसेंजर के रूप में देखा गया कि इनकी वजह से नई नई चीज़ें होंगी, सुधार होगा और सभी लोगों को फ्रीडम मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ हॉस्टिलिटी यानी कि तीव्र विरोध में बदल गया। सभी जगह लोग शुरुआत में तो खुश हुए, लेकिन बाद में इसी सिस्टम का विरोध स्टार्ट कर दिया। क्यों? Their political freedom snatched, increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe। ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया कि लोग क्यों इस नेपोलियनिक कोड का विरोध करने लगे। तो पहला पॉइंट, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लागू कर दिया गया। सेंसरशिप का सीधा मतलब है कि उन जो भी प्रिंटेड मटेरियल होगा, जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं, उन सभी चीज़ों में सेंसरशिप हो गया। सेंसरशिप का मतलब कि सोच समझ कर बोलना है। मोनार्कियल सिस्टम, फ्रांस, नेपोलियन, इसके विरोध में नहीं बोलना है। कोई किसी का क्रिटिसिज्म यानी आलोचना नहीं कर सकता है, और यदि करता है तो उसको पनिशमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही समझाया गया कि सेंसरशिप लागू हो गया, तो ये भी तो एक राइट टू फ्रीडम छीन लिया गया। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया गया, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप इम्प्लांट कर दिया गया। फोर्स कंस्क्रिप्शन, फोर्स कंस्क्रिप्शन का सीधा मतलब कि फ्रेंच आर्मी में लोगों की ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी और इन सभी के वजह से लोग नाराज़ होने लगे। ऑल सीम्ड टू ओवरवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। लेकिन यहाँ हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स देखे, इसमें हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज हुआ। दूसरा चेंजेस ये दिखता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया। तीसरा ये दिखता है कि जितने भी मोनार्कियल सिस्टम और उसके सिंबल्स थे वो सब कुछ अब समाप्त हो रहे थे, प्रिविलेजेस खत्म हो गए और लोगों का, सिटीजन्स का पावर बढ़ने लगा, पीपल्स की वैल्यू बढ़ गई। चौथी पांचवी चीज़ें हमें ये नज़र आती है कि एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ। लोग पॉलिटिकली अपने वेरियस राइट्स, फ्रीडम का डिमांड स्टार्ट किए और ये सब कुछ एक नेशन स्टेट की तरफ दिखाता है कि सबसे पहले तो फ्रांस इस चीज़ में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे इसके बाद पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ भी मोनार्की थी वो सब कुछ एबॉलिश हुई और सभी एबॉलिश्ड मोनार्कियल सिस्टम धीरे धीरे नेशन स्टेट यानी कि देश में, राष्ट्र में बदलना स्टार्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 3 इस चैप्टर का। पॉइंट 2 डिस्कस करेंगे उसमें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और पॉइंट 2.1 द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। मेरे पिछले वीडियो पार्ट 1 का लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोगों ने पार्ट 2 डिस्कस किया, पार्ट 3 मैं बहुत जल्द इस वीडियो के बाद लाऊंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।